हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस 8th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 7th लेक्चर में जहाँ जैसे आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने कहा था कि इस पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस हम टेकअप करते हैं और कुछ और बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कैरी अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। तो आप क्या कर रहे हो, ए से बी कोई एक चार्ज है, कितना चार्ज है 0.01 कूलम, इसको लेके जा रहे हो। तो आपको पता करना है कि वर्क कितना, नहीं वर्क दिया हुआ है, आपको पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो डेल्टा यू, और डेल्टा यू को आप कितना लिख सकते हो, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो इसको आप लिख सकते हो क्यू डेल्टा वी, ऐसा। तो अब देखो डेल्टा वी कितना होगा, तो डेल्टा वी तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन अपने को करना पड़ रहा है 12 जूल का, कितना चार्ज हम लेके जा रहे हैं 0.01, डेल्टा वी फाइनल पोजीशन इज बी, इनिशियल पोजीशन इज ए, तो इसको आप लिख सकते हो वी वी माइनस वी ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वी वी माइनस वी ए इक्वल टू 12/0.01। तो यहाँ से आप वी ए माइनस वी बी आपसे पूछा जा रहा है, ये तो 1200 हो गया, तो वी ए माइनस वी बी विल बी -1200, और ये वोल्ट्स में है, वोल्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ अ चार्ज प्लस क्यू इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई, ये देखो एक्स पॉइंट है और ये पॉइंट वाई है, एक्स से वाई आप चार्ज क्यू को लेके आ रहे हो इस तरीके से, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन दिस विल बी इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, और आप एक्स से वाई लेके जा रहे हो तो आपको चाहिए पोटेंशियल एट वाई माइनस पोटेंशियल एट एक्स। ओके, अब देखो अगर पोटेंशियल एट वाई की हम बात करें तो वाई पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज, इनके पोटेंशियल इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, इस प्लस क्यू के चलते और इस माइनस क्यू के चलते तो इनका भी आपको दिख रहा है जो डिस्टेंस है ये सेम है और चार्ज भी ये सेम है, मैग्नीट्यूड बस वो अपोजिट है, तो प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो इसका मतलब इनका भी पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल एट वाई हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो है। अच्छा, पोटेंशियल एट एक्स कितना होगा, पोटेंशियल एट एक्स अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एट एक्स निकालने के लिए ये जो प्लस क्यू का पोटेंशियल होगा और ये प्लस क्यू का पोटेंशियल होगा, ये तो ऐड होने वाला है, और एज लेंथ 2a दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंसेस आपको ए हैं, तो इनको पहले लिख लेते हैं, एक के चलते के क्यूब आई है और ऐसे ऐसे दो हैं तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यूब आया है। ओके, और माइनस क्यू के चलते देखो तो ये डिस्टेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस आपको ए दिया हुआ है और ये डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √5 है, ऐसा हो जाएगा क्या। तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू एक के चलते कितना माइनस के क्यू बाई √5 है और ऐसे ऐसे दो हैं, तो इसको आप ट्वाइस कर दोगे तो आपको वी एक्स पी वाई पता चल गया, इनकी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी एच, एन ड्रॉप्स हैं सेम साइज़ के और इन सब का पोटेंशियल जो है वो वी है, दे कोएलेस मतलब ये कंबाइन हो जा रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। तो ये मान लो ये जो ड्रॉप है इसका कुछ रेडियस है स्मॉल आर और ये सब मिलके एक और ड्रॉप बन गया जिसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। देन फाइंड पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप, तो अपने को बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं, तो पहले तो अपने को अगर यहाँ पे एक ड्रॉप पे चार्ज क्यू है तो इस पे जो चार्ज होगा एन क्यू होगा। और देखो थोड़ा एक डाउट आ सकता है आपको कि ये जो चार्ज होगा ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस डाउट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि सबका पोटेंशियल वी है, तो अगर ड्रॉप का पोटेंशियल वी है मतलब पूरा का पूरा ड्रॉप एक ही पोटेंशियल पे है, पूरा का पूरा एक ही पोटेंशियल पे ड्रॉप है, तो ये वाला
कन्फिग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें हमने देखा था कि सेंटर का पोटेंशियल 1.5 KQ/R होता है और सरफेस का KQ/R होता है। तो इसका मतलब ये वाला कन्फिग्रेशन ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये जो चार्जेस हैं ये सरफेस पे ही हैं। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इन्होंने V जो दिया हुआ है इसका पोटेंशियल हम ले रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो KQ/r, पूरी बॉडी का ही पोटेंशियल होता है। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल होगा V' वो कितना होगा, तो ये होने वाला है KNQ/R। अब अपने को स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ये n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है और इधर सिंगल ड्रॉप का जो वॉल्यूम है ये तो इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको दिख रहा है जो कैपिटल R होगा वो n⁻⁴ स्मॉल r होगा। ये वैल्यू ज़रा यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा KNQ/R, और ये स्मॉल n नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल N होना चाहिए। ओके, तो ये भी आपका कैपिटल N होगा, ये भी कैपिटल N होगा, और R की जगह कैपिटल n⁻⁴ स्मॉल r, तो हो जाएगा KN⁻⁴ Q/स्मॉल r। तो ये अपना आंसर होगा। इसको हम V के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, तो V कितना था, ये था KQ/स्मॉल r। तो KQ/स्मॉल r अगर V है तो इसको आप लिख सकते हो n⁻⁴V। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस कैपिटल R इज शोन इन द फिगर। तो ये कोई स्फीयर है जिसका रेडियस R है और इस पे चार्ज डेंसिटी है रो। चार्ज डेंसिटी इज रो, रेडियस इज R। A spherical cavity of radius r/2 is hollowed out from the sphere। तो ये जो कैविटी है इसका रेडियस इन्होंने r/2 बोला, इसका जो रेडियस था ये रेडियस r था। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर O ऑफ स्फीयर। तो यहाँ का अपने को पोटेंशियल पता करना है। तो फिर से हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। क्या कहेंगे उसमें कि ये वाला जो स्फीयर है ये दो तरह के स्फीयर से बना हुआ है। एक ये वाला स्फीयर जिसमें कि चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस रो है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। और एक और छोटा स्फीयर जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, नेगेटिव चार्जेज हैं, और इसका रेडियस कितना है r/2। और इसको इस तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया गया, हमने ऐसा फिट कर दिया कि ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट O का पोटेंशियल तो एक तो इसके चलते होगा और एक इसके चलते होगा। इसके लिए देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है, सॉरी पॉइंट O जो है यहाँ पे नहीं है, पॉइंट O तो यहाँ पे है। तो आप इस स्फीयर के देखोगे इस पॉइंट पे है पॉइंट O, ये पॉइंट O। तो इसके लिए तो सरफेस वाला लेना पड़ेगा, ये सरफेस हो जाएगा, और इसके लिए पॉइंट O जो है वो सेंटर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या। चलो तो अब इसको ज़रा रो के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो रो के टर्म्स में कितना लिखेंगे, तो अगर आप पोटेंशियल देखोगे सरफेस और सेंटर का, तो हमने देखा था कि पोटेंशियल एट सरफेस जो होता है वो होता है KQ/R, और Q को आप रो के टर्म्स में कितना लिखोगे, तो चार्ज को चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई r³/r। तो ये कितना हो गया K⁻⁴ पाई r²/3। अच्छा, पोटेंशियल एट सेंटर कितना था, तो ये तो था 1.5 KQ/R, तो ये हो जाएगा 1.5 K⁻⁴ पाई r²/3। ठीक है, 1.5 का फैक्टर लगा दिया इसमें। अब अपना कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। हमने कहा कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन जिसमें सिर्फ यहाँ चार्ज है, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होल पॉजिटिव चार्ज जिसकी डेंसिटी है प्लस रो, और इसमें एक ये नेगेटिव माइनस रो वाला। इसके लिए पॉइंट O यहाँ पे है, इसके लिए पॉइंट सेंटर में है। तो पोटेंशियल जो होगा O पे वो कितना होगा, इसके चलते पोटेंशियल, तो हम सेंटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेंटर का तो फॉर्मूला ये है, तो ये हो जाएगा 1.5 K⁻⁴ पाई r²/3, और इसका पोटेंशियल ये तो सरफेस वाला हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा -K⁻⁴ पाई, इसका रेडियस r/2 है, ध्यान रखना, r/2 का स्क्वायर/3।
तो इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा के रो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, के रो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3, तो 1.5 माइनस ये कितना होगा, के रो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 3, तो ये 1/4 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, तो एक 5/4 का फैक्टर आ गया, और पहले से 1/3 के रो 4 पाई आर स्क्वायर, चाहो तो ये 4 कैंसिल कर दो, तो ये कुछ इतना आ जाएगा, कितना आ गया है, ये आ गया 5/3 के रो पाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स विथ इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड ए। At an instant, a ball is released and observed. After a long time, another ball at adjacent vertex of this is also released. After a long time, kinetic energy difference of the two balls is K. Determine charge on each ball. चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, हम सपोज मान लेते हैं एन साइडेड पॉलीगन है, और इस पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, इक्वल चार्जेस हैं, और ये एज लेंथ है ए। मान लो इनको कुछ नए नाम दे देता हूँ, Q1 2 3, इधर आके हो गया Qn। अब आप क्या कर रहे हो, एक बार में ये एक चार्ज को आप यहाँ से रिलीज़ कर रहे हो। अब इस चार्ज को रिलीज़ कर रहे हो तो ये इनसे दूर भाग रहा है, और जब ये इन्फिनिटी पे पहुँच रहा है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जा रही है। मान लो जब ये इन्फिनिटी पे पहुँच जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है K1, ठीक है। अच्छा, जब अब ऐसा मैं मानता हूँ कि जब ये सारे चार्जेस यहाँ पे थे तो ये जो कन्फिग्रेशन था इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U, और जब ये चार्ज यहाँ से हट जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं U लिख देता हूँ। और कुछ देर बाद सिचुएशन क्या है कि ये आपका पॉलीगन कुछ ऐसा हो गया है, और इसमें अब Q1 तो है ही नहीं, ये Q2 से स्टार्ट हो रहा है, Q3, और ये Qn तक इधर आ रहा है, इधर से इस तरीके से चार्ज हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं U1 बोल देता हूँ, और ये जो Q1 चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पहुँच गया है इसकी एनर्जी हो गई है K1। ऐसा, तो एक तो रिलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो U = U1 + K1, ऐसा लिख सकते हो क्या, ओके। अब देखो बाद में क्या हो रहा है कि अब एक और चार आप Q2 रिलीज़ कर रहे हो, तो जब आप Q2 रिलीज़ कर रहे हो, पहले देखो मैं ऐसा बना देता हूँ कि यहाँ पे Q2 है, Q3 है, और ऐसा ऐसा करके इधर Qn है। अब क्या हो रहा है, इसके बाद सिचुएशन क्या है कि अब आप Q2 को भी रिलीज़ कर दे रहे हो, तो Q2 को जब आप रिलीज़ कर दे रहे हो तो यहाँ से Q3 होगा, Q4 होगा, और ऐसे करते करते Qn होगा, और इन्फिनिटी पर भी ये Q2 पहुँच गया है और इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी एनर्जी क्या थी, U1 थी, इस कन्फिग्रेशन की मैं U2 बोल देता हूँ, तो आप लिख सकते हो U1 = U2 + K2। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि K1 - K2 दिस इज इक्वल टू K, ऐसा आपको दिया हुआ है। अब जरा देखते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है ये कितने के बराबर होता है, ओके। तो देखो जब सारे के सारे चार्जेस थे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी कैसी बनी होगी, 1 2 की होगी, फिर 1 3 की होगी, ऐसे ऐसे करके 1 n तक गई होगी। फिर कौन सा होगा, फिर 2 1 और 1 2 तो सेम है, 2 2 तो का मतलब नहीं है, फिर 2 3 से होगी, फिर 2 3 होगी, फिर 2 4 होगी, एन ऐसे कर करके 2 n तक गई होगी, एंड 3 3, ये सब होगा। 3 3 नहीं होगा, 3 4 से स्टार्ट होगा, फिर U 3 4 एंड सो ऑन करके 3n एंड सो ऑन करके ये सारी एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी आपकी थी U, ओके। अच्छा, U1 वाली एनर्जी कितनी होगी, अगर U1 का हम थोड़ा सोचें तो ये 1 वाला चार्ज तो हट गया है, तो ये सारी एनर्जी ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। तो क्या क्या बचा होगा, तो U2 से स्टार्ट हुआ होगा, 2 3 2 4 2n, और उसी तरीके से
U34 ऐसा ऐसा करके U3n एंड सो ऑन, नीचे भी आ रहा होगा, ये आपका U1 होगा। अच्छा, अगर 2 भी हट गया तो U2 कितना हुआ होगा, U2, तो U2 अगर हम सोचें तो इसमें 2 भी हट गया है, तो इसमें बच गया होगा 3, 4 एंड सो ऑन, जो जा रहा है U3n तक, और ये नीचे के सारे, तो ये बन गया होगा U2। अब अगर सोचो कि जो K1 आया है वो U माइनस U1 आया है, ठीक है, तो K1 में कौन सी एनर्जीज हैं, K1 में अगर आप देखोगे तो ये वाली एनर्जीज हैं, U12, U13 एंड U1n, ये सारी एनर्जीज हैं। और K2 अगर आप देखोगे, K2, तो K2 ये कितने के बराबर है, ये U1 माइनस U2 है, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जीज हैं, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें जो एनर्जीज हैं वो U23, 24 ऐसा करके U2n है। ये बातें क्लियर हैं क्या? अब देखो, अब थोड़ा हम फिगर पे ध्यान दें, ऐसा करके ये एन साइडेड पॉलीगन है, ये 1 था, 2 था, 3 था एंड सो ऑन। अब देखो, अगर U12 था तो A डिस्टेंस वाला इसकी एनर्जी KQ1 Q2 बाई A हो जाएगा, फिर U13 ये वाला डिस्टेंस, फिर U14 एंड सो ऑन, ये चलते चला जाता। अच्छा, अगर आप देखोगे U23, 24 ये कौन सी एनर्जीज हैं, तो आप देखोगे 23 A वाला डिस्टेंस इसमें भी है, 24 ये वाली भी एनर्जी है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में आप समझ सकते हो डिफरेंस क्या है, इन दोनों एनर्जीज K1 माइनस K2 में डिफरेंस कितना है। हाँ, तो अगर इसको K1 माइनस K2 अगर आप देखोगे ये कितना होना चाहिए, तो देखो K1 में कौन कौन सी एनर्जी है, 1, 2 ये A डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, ये 1, 3 कुछ और डिस्टेंस होगा, 1, 4 कुछ और डिस्टेंस होगा, और फाइनली 1, n है, ये भी देखो A डिस्टेंस वाला कन्फिग्रेशन है। और अगर K2 में देखोगे तो 2, 3 भी देखो A डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4 फिर से देखो ये वाला कुछ वैसा ही होगा जैसा ये वाला कन्फिग्रेशन है, और ये घूमते घूमते आ रहा है कहाँ पे, 2n पे आ रहा है, 2n पे। कौन सा कन्फिग्रेशन इसमें नहीं है, अगर 1 से कंपेयर किया जाए तो ये वाला कन्फिग्रेशन नहीं है। अगर ये 2, 1 वाला जो कन्फिग्रेशन होता, अगर ये भी इस वाले में ऐड कर दो तो ये दोनों एनर्जी सेम होती। तो इसका मतलब K1 माइनस K2 कितने के बराबर है, तो ये 1, 2 कन्फिग्रेशन के एनर्जी के बराबर है। और 1, 2 कन्फिग्रेशन की एनर्जी कितनी है, तो K की जगह आप लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 चार्ज तो हर जगह सेम थे, अपॉन A। और K1 माइनस K2 आपको क्वेश्चन में K दिया हुआ है, तो K कितना हो गया, Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसका मतलब Q कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के। ये अपना आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये कह रहा है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q and माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट 0, 0 एंड 6, 0। एक्स एक्सिस पे इसका मतलब रखे हुए हैं, एक 0, 0 पे रखा हुआ है Q, और 6, 0 पे रखा हुआ है कितना, माइनस 2Q। तो फाइंड लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स का आपको लोकस पता करना है। तो मान लो जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ऐसा, ये 0, 0 है। तो यहाँ पे Q के चलते पोटेंशियल कितना होगा, तो डिस्टेंस देखो, तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस x निकलेगा, ये y निकलेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस 2Q इज 0। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। और माइनस 2Q के चलते पोटेंशियल कितना होगा, तो अपने को ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस पता करने के लिए ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है, 6 माइनस x है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस y² अंडर रूट। तो ये हो जाएगा k माइनस 2Q अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y²। इन दोनों को जरा ऐड कर दो एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, KQ बाय अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल टू 2KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y²। तो KQ कैंसिल कर दो और दोनों साइड आप चाहो तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इक्वेशन था। चलो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ से 4x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो ये 3x स्क्वायर बचेगा, और ये 4y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस होगा तो 3y स्क्वायर बचेगा, और ये 12x इधर जाके प्लस 12x होगा, और ये माइनस 36 इक्वल टू 0। चाहो तो 3 हटा लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में ला रहे हैं, 2a और b यहाँ पे फिर 2 होना चाहिए, प्लस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 12 है माइनस 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 416 4 स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है दिस इज सर्कल जिसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर हो गया -2,0 और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हो गया 4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर डिस्क एट अ पॉइंट लाइंग एट द एज ऑफ द डिस्क। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया है, तो ये कोई आपको डिस्क दिया हुआ है और सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो हम कैसे पता करें इसको, तो सपोज ये सेंटर से गुजरने वाली लाइन है, इससे मैं थीटा एंगल पे जाता हूँ और मैं डी थीटा का कट लगा देता हूँ, ये हो गया डी थीटा। अब देखो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ x डिस्टेंस आगे जाता हूँ, x डिस्टेंस, और एक dx का कट लगा लेता हूँ, ये जो कट है dx का। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री चार्ज आया dq, इसको कितना लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा dA। अच्छा dA को कितना लिखोगे, तो इसका लेंथ हो गया dx, और विड्थ कितना हो जाएगा, x डी थीटा हो जाएगा क्या, ये बात समझ रहे हो क्या। हम क्या किए हुए यहाँ से x डिस्टेंस पे गए हैं और ये डी थीटा एंगल है, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये हो जाएगा x डी थीटा, और जो विड्थ था ये था dx, इसलिए हमने x डी थीटा लेंथ ले लिया और विड्थ हो गया dx, तो ये आ गया dq। अब इस dq चार्ज के चलते ये जो पॉइंट P है यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये हो जाएगा k dq अपॉन x। तो इसको लिख सकते हो k dq की जगह सिग्मा dx x डी थीटा अपॉन x, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k सिग्मा dx डी थीटा, ये dvp हो जाएगा। तो ये वाली जो पूरी लाइन है इसके चलते अब हम पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, vp इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स हैं, k सिग्मा dx डी थीटा, k सिग्मा dx डी थीटा। अब ज़रा सोचो, ये जो डिस्क था ये हमने एक रेफरेंस लाइन ली थी और ये हमने बोला था कि ये थीटा एंगल पे गए थे। अब ये वाला जो लेंथ है ये ज़रा निकाल लेते हैं, ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ आप देख सकते हो कितना होगा ये, तो आप ऐसा सोचो कि ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये r है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा r cos थीटा, और सिमिलरली ये भी होगा r cos थीटा, तो ये बन जाएगा 2r cos थीटा। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 2r cos थीटा। पहले तो ये इंटीग्रेशन कर लो और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे हम इंटीग्रेट। तो अभी तो थीटा को कांस्टेंट मानते हुए हम बाहर निकाल लेते हैं k सिग्मा डी थीटा, और dx का इंटीग्रेशन x, और इस पर लिमिट डाल दो 0 से 2r cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k सिग्मा डी थीटा, और ये हो जाएगा 2r cos थीटा। अब थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये सोचो, तो ये आपका डिस्क था और ये पॉइंट था, ये रेफरेंस लाइन थी,
अब अपने को डिस्क को कवर करना है तो इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। कहाँ तक मूव करना पड़ेगा? तो ये 90 डिग्री तक आपको मूव करना पड़ेगा, तो सारा का सारा डिस्क कवर होगा क्या। और इधर भी मूव करना पड़ेगा, और इधर भी कितना मूव करेगा ना पड़ेगा 90 डिग्री। तो -π/2 से +π/2, तो ये कितना हो जाएगा k सिग्मा 2r, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक -π/2 से +π/2। तो ये हो जाएगा k सिग्मा 2r और साइन π/2 माइनस साइन -π/2, और ये आप देखोगे ये 1 होगा, ये माइनस ऑफ -1 तो ये भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4k सिग्मा r, ये आपका पोटेंशियल होगा। तो देखो बच्चों, कुछ हमने अच्छे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जेईई एडवांस लेवल के हैं, उनको अब एक बार अच्छे से देखना, कोशिश करना है उनको समझने की, और फिर हम आगे की बातें अब करेंगे। तो अगला क्या है, अब देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, और उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है ये, और इसके अंदर किसी भी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जेईई इसको बहुत बार पूछ चुका है, 3-4 बार जेईई इस कंसेप्ट को पूछ चुका है जेईई एडवांस में। तो चलो इसको ज़रा देखते हैं ये क्या है। तो हमने देखा था सॉलिड स्फीयर के अंदर में किसी पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो आपने पढ़ा था कितनी, के क्यू, और डिस्टेंस अगर x है अंदर का KQX/RQ, ऐसा ही था जिसमें सॉलिड स्फीयर ये था, रेडियस इसका r होता था, और इससे सेंटर से x डिस्टेंस पे ये फील्ड होती थी। अच्छा, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इसको कितना लिख सकते हो, तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में तो आप लिख सकते हो Q/4/3πr3, ये हो जाएगा रो। तो ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा k, क्यू की जगह रो 4/3πr³ इंटू x/r³। तो ये r³ कैंसिल हो जाएगा, और k की वैल्यू डालो 1/4πε0 रो 4/3πx, तो ये 4π भी कैंसिल हो जाएगा, और ये रो x/3ε0 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन किधर होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन तो इधर की तरफ होगा, तो ये दिख रहा है आपको x वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, रो पॉजिटिव होगा तो x वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो सेंटर की तरफ, मतलब कि x वेक्टर के अपोजिट। तो ये फॉर्मूला भी आप इस फॉर्मेट में भी याद रखना, ज़्यादा अच्छा है। हम ऐसा याद कर लेंगे कि कोई भी अगर स्फीयर है और इसका रेडियस कैपिटल R है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो, तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये जो P पॉइंट है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी रो r/3ε0। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप इस फॉर्मूले को याद रखना। चलो अब आते हैं ज़रा अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है कि एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और इसका सेंटर को C1 दिया गया है, इसके अंदर हमने एक कैविटी बना दी है स्फेरिकल, और इसका सेंटर C2 है, और P पॉइंट पे अपने को फील्ड निकालनी है। तो चार्ज अब इतने ही रीजन में प्रेजेंट है, और चार्ज डेंसिटी जो है वो कुछ रो है। तो अब देखो फिर से इसका सुपरपोजिशन कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि जो ये वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना है तो आपको ये तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखनी पड़ेगी हर जगह, और इसमें आपको ये वाला स्फीयर, कौन सा, ये वाला स्फीयर ऐड करना पड़ेगा जो कि नेगेटिव चार्ज का होगा। जो ये तो C1 सेंटर है और इसका सेंटर C2 है, ये माइनस रो है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसा। ठीक है। अच्छा, P पॉइंट इधर कहीं P पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और C2 के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P, ऐसा कुछ। अब देखो, अब हम P पॉइंट पे जो नेट फील्ड निकालेंगे वो एक तो इसकी फील्ड और उसमें इसकी फील्ड का वेक्टर सम। इसकी फील्ड कितनी हो जाएगी, तो रो R की जगह मैं C1P वेक्टर लिख दूं क्या, रो r/3ε0 ऐसा लिख सकता हूँ। और इसके केस में मैं कितना लिखूंगा, प्लस रो की जगह हो गया माइनस रो, R की जगह हो जाएगा C2P वेक्टर अपॉन 3ε0। तो ये कितना हो जाएगा, ρ/3ε0 C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। अब ये ज़रा देखो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे C1P वेक्टर तो ये हो गया, और C2P वेक्टर तो ये हो गया,
अब ये वेक्टर मान लो कुछ हो गया C1 C2 वेक्टर, तो यहाँ ट्रायंगल लॉ लिखो। इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि C1 C2 वेक्टर के हेड पे आपने C2P वेक्टर रख दिया और आपको C1P वेक्टर मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर दिस इज इक्वल टू C1 C2 वेक्टर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि C1 C2 वेक्टर एक फिक्स डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स डायरेक्शन में है, और C1 C2 वेक्टर की वैल्यू भी फिक्स है, और ये रो और एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, मतलब कि फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैविटी है, कैविटी, इस कैविटी में फील्ड का डायरेक्शन चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह फील्ड एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या है, C1 C2 को कनेक्ट करने वाली लाइन, हर जगह फील्ड इसी डायरेक्शन में है और यूनिफॉर्म फील्ड है। इसमें जो फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप ध्यान रखोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग इक्वल चार्ज डेंसिटी। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर है C1, इस पे चार्ज डेंसिटी है प्लस रो, और एक और सॉलिड स्फीयर है C2 और इस पे चार्ज है माइनस रो। ओवरलैपिंग रीजन में आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। अब ओवरलैपिंग रीजन में एक पॉइंट P है और यहाँ पे अपने को फील्ड पता करना है। तो फिर से आप क्या कहोगे, P पॉइंट की जो फील्ड होगी वो स्फीयर नंबर 1 प्लस स्फीयर नंबर 2 की फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। ओके, तो देखते हैं स्फीयर नंबर 1, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो ना कि ये पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस रो, तो ये C1 हो गया और ये पॉइंट हो गया P, और इसमें आप ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया C2 और ये पॉइंट हो गया P। तो आप EP लिख सकते हो कितना, इसके चलते कितना हो जाएगा, पहले के चलते ये हो जाएगा रो, R की जगह क्या लिखोगे, C1P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिखोगे, रो की जगह माइनस रो C2P वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ये हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। अब C1P माइनस C2P देखते हैं जरा क्या होगा। तो देखो C1P वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है, और C2P वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है। एक वेक्टर मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया C1 C2 वेक्टर। अब इसमें ट्रायंगल लॉ क्या लिखूंगा मैं, तो ट्रायंगल लॉ लिखूंगा कि C1 C2 वेक्टर, इसके हेड पे आपने C2P वेक्टर को रख दिया टेल, और ये मिल के बन गया C1P वेक्टर। तो आपको दिख रहा है कि C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर विल बी इक्वल टू C1 C2 वेक्टर। तो C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर को आप लिख सकते हो C1 C2 वेक्टर। यहाँ भी दिख रहा है आपको कि C1 C2 वेक्टर ये तो फिक्स्ड है, और ये रो और एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स्ड हैं, तो ये भी एक फील्ड कैसी फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म फील्ड हो गई। मतलब ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इसमें ये C1 है और ये C2 है, तो ये जो जिस डायरेक्शन में C1 C2 है, फील्ड हर जगह उसी डायरेक्शन में है, और ये वाली फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, तो अगला है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। अब ये सेल्फ एनर्जी क्यों कह रहे हैं, तो देखो हमें पता है कि जब भी दो चार्जेस होते हैं तो इनके चलते कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है इस कन्फिग्रेशन के चलते। तो यहाँ भी एक कन्फिग्रेशन है और इसमें देखो बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इस कन्फिग्रेशन के भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये एक सिंगल कन्फिग्रेशन है तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया सेल्फ एनर्जी। दो चार्जेस होते थे Q1 Q2, और इनकी जो एनर्जी आई थी कि Q1 Q2 बाय R, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग कह देंगे सेल्फ एनर्जी। अब फिर से देखो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते थे, तो अगर आप याद करोगे तो हमने कहा था कि इन्फिनिटी से गिवन कन्फिग्रेशन में चार्जेस को धीरे धीरे लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो भी वर्क करना पड़ेगा वही इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जरा यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वाला कन्फिग्रेशन बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा। तो इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस
कैपिटल आर है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बीच में कोई स्टेज है जब इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है और अब हम डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक लाते हैं, उसमें जो भी वर्क होगा पहले उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ये जो टोटल वर्क होगा यही इस कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। So let's start. Suppose at any instant charge on a sphere is q. अब हम क्या कहेंगे, ये चार्ज है, इस पे ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये चार्ज है अभी q, और हम dq चार्ज को स्लोली यहाँ पे लाके रखेंगे। तो इसमें हम जरा निकालेंगे एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी ऑन टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये जो चार्ज होगा डी डब्ल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमने पता है क्यू डेल्टा वी, तो डी क्यू डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ये हो जाएगा डी क्यू, सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है 0। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डी क्यू बाई आर, क्यू की लिमिट 0 था और बाद में कैपिटल क्यू हो जाएगा, और ये जो वर्क डन होगा यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको सेल्फ एनर्जी कह रहे हैं। के बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, क्यू डी क्यू हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो गई 0 से क्यू, तो ये कितना हो गया के बाई 2r, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो सेल्फ एनर्जी हो जाएगी 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये है इस कन्फिग्रेशन की सेल्फ एनर्जी। चलो एक और कन्फिग्रेशन की सेल्फ एनर्जी देखते हैं। ये क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में तो पूरी बॉडी में चार्ज है, तो इसका इंटरमीडिएट स्टेज हम क्या सोचेंगे, इसका रेडियस कुछ कैपिटल आर दिया हुआ है और उस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। तो इंटरमीडिएट स्टेज ये सोचेंगे कि किसी समय इसका रेडियस कुछ स्मॉल आर है, इस पर चार्ज क्यू है, और अभी हम डी क्यू चार्ज इसको लेके आ रहे हैं इधर, और डी क्यू चार्ज जब लेके आएंगे तो ये सरफेस पे जब स्प्रेड होगा, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जब स्प्रेड होगा तो रेडियस भी कुछ डी आर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये बिल्डअप होते चला जा रहा है। तो लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन स्फीयर इज क्यू, एंड ड्यू टू arrival of charge dq radius increases by dr। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, फिर से आप कितना लिखोगे डी क्यू इंटू डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विच इज 0। अच्छा ये कितना हो जाएगा डी क्यू, पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होगा, तो टोटल चार्ज क्यू है, तो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई रेडियस, रेडियस कितना है स्मॉल आर। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपने को इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल क्यू ये वेरिएबल है और ये आर भी वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो चुका है कितना, ये हो चुका है के क्यू डी क्यू बाई आर, के क्यू डी क्यू बाई आर। चलो आर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि चार्ज टोटल इस पे है कैपिटल क्यू, और वॉल्यूम टोटल है 4/3 कैपिटल आर क्यूब, और अभी इस इंस्टेंट पे वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये चार्ज इस इंस्टेंट का आ गया, तो ये 4/3 पाई कैंसिल कर दो, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू डी क्यू, और आर की वैल्यू पुट कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आर यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया क्यू आर क्यूब बाई क्यू,
और इसका पावर हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा q टू द पावर 1/3 और ये ख़त्म हो जाएगा, ये r बचेगा और ऊपर चला जाएगा कैपिटल Q टू द पावर 1/3 और टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k q टू द पावर 1 - 1/3 इज 2/3 और ये हो गया dq, ये हो गया q टू द पावर 1/3 अपॉन r और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल Q, k/r बाहर निकाल लो, q टू द पावर 1/3 बाहर निकाल लो, तो ये q टू द पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 और ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से कैपिटल Q, तो हो जाएगा k/r q टू द पावर 1/3 और ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 प्लस 1 बाहर आके 3/5 हो जाएगा ये ना, ये हो जाएगा 3/5 और ये q टू द पावर ये भी कितना हो जाएगा 5/3, तो ये कितना हो गया 3/5 k q स्क्वायर 5/3 प्लस 1/3 6/3 इज 2 अपॉन r। तो ये सेल्फ एनर्जी भी आप ध्यान रखना, दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो चलो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। आज हमने अभी तक हमारा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का डिस्कशन कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का रिलेशन देखेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर एक चीज़ दी हुई है तो दूसरी चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये दोनों एक ही चीज़ को बताते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताने के तरीके हैं। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी, थैंक यू।